से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंडियन ज्योग्राफी में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग पिछली क्लास में छूट गया था। जैसे कि हमने बताया था आपको, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में जान रहे थे। रिवर सिस्टम, ठीक है ना, रिवर नदी तंत्र के बारे में जान रहे थे, जिसे ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। रिवर के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। अभी हम लोग जो है सिंधु की नदियों के बारे में, मतलब उत्तर भारत की नदियों के बारे में हम लोग क्या क्या देख लिए थे, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को जो है बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चे कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे ड्रेनेज सिस्टम में। जब मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करूँगा बच्चे, तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिए थे थोड़ा सा आप रिकॉल करिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। लगातार आप हमारी क्लासें चलती रहेंगी और हम लगातार ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चे कि हम लोग क्या पढ़ चुके थे अभी तक। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके थे? अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है, इसको बाद जान चुके थे। अपवाह तंत्र क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे, ठीक है बच्चे। अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग जान चुके थे। इसके बाद हमने डिवीजन देख लिया था, कितने भागों में अपवाह तंत्र को बांटा गया है। तो हम लोग ये बात लिए थे कि उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र, मतलब कह सकते हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र हम लोग देख लिए थे, हिमालयी। और क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग देख लिए थे दूसरे नंबर में क्या देखना था, हम लोग देखे थे प्रायद्वीपीय हमको देखना था। हिमालय हम लोग देख रहे थे, ये आपको पता होगा। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देख सकते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दो अपवाह तंत्र हम लोग देख चुके थे। ये आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, ठीक है बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं कि अपवाह तंत्र में हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, तो अब हिमालय अपवाह तंत्र में हमने क्या क्या देख लिया था ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र में हमने क्या क्या देख लिया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमने हिमालय अपवाह तंत्र में क्या क्या देख लिया था। भाई हमने इसमें बात की थी कि हमने सिंधु, इसको मुख्यतः हमने दो भागों में बांटा था, तीन भागों में, तीन नदियों में मुख्यतः डिवाइड किया था। मुख्यतः तीन नदियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हमने देख लिया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां देख लिया था बच्चे, आपको पता होगा सिंधु। इसके बाद हम लोग देखे थे गंगा और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर में क्या देखे थे बच्चे? ब्रह्मपुत्र को देखना था। मतलब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था ब्रह्मपुत्र को बारे में, हमको ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों के बारे में हमको जानना था। ये तीन चीज़ आपको पता होगा बच्चे कि हम लोग तीन चीज़ देख चुके थे। सिंधु के बारे में हम जान चुके थे, सिंधु की कौन कौन सी नदियाँ होती, कौन कौन से बांध होते हैं, कौन सी ट्रिक, कई सारी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको बच्चे, आपने देखा होगा। तो ये सारा चीज़ें हमने जो है पहली क्लास में डिस्कस किया था। इसके पहले वाली क्लास में हमने अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह बेसिन क्या होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। गंगा और यमुना का क्षेत्र कितना है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। कहाँ पर इसका कहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, कहाँ पे इनका विस्तार ज़्यादा है, कहाँ पे सारा कुछ हमने जो है 1 बाय 1 डिस्कस किया था। लेकिन हमने इसको जो है आपको जो व्हाइट बोर्ड में हमने बताया था, इसको हमने जो है ऐसे, आज हम जो है आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है इसके पहले पढ़ाए थे। लेकिन अभी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जो है वहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड में यहीं पे क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छी फैसिलिटी मिली, इसलिए मैं जो यहाँ पे क्लास लेने के लिए आ गया हूँ। मैंने सोचा यहीं पे क्लास ले लेते हैं बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे क्लास बाद में ले लिया जाएगा। अभी कुछ कारण है इसलिए हम वहाँ क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में इसीलिए क्लास लेने के लिए आया हूँ बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग इसको पढ़ लेंगे ब्रह्मपुत्र, इसके बाद तुरंत हम लोग जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जो है प्रायद्वीपीय और उसकी सहायक, प्रायद्वीपीय में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बच्चे ये बात दिमाग में रखिएगा कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे मान लो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ये भी दिमाग में रखना है अपने, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि पता चलना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी होगी या अरब सागर हो गया, ये भी दिमाग में रखना है कि अरब सागर की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, अरब सागर, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको बच्चे रखना है। अगर आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप समझ जाएंगे कौन सी नदियाँ कहाँ पे जो है करती हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चे। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम में हमने अपवाह तंत्र के बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। तो हम चलते हैं जो है आज की मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं और आगे चलेंगे, फिर जो है हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे और आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं क्या बच्चे कि थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा,
थोड़ा डूबूंगा लेकिन फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। कई बार जीतूँगा ज़िंदगी, कई बार हारूँगा ज़िंदगी, कई बार हार जाऊँगा, लेकिन मैं कभी हार मन से नहीं मानूँगा। हार गया तो क्या हुआ, दोबारा फिर जीत के आऊँगा। तो थोड़ा डूबूंगा फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। फिर वापस जीत कर आऊँगा। याद रखिएगा बच्चों, कभी आपको हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको संघर्ष करते रहना है। एक बार आप हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब आप हार को हरा देंगे तब समझ जाना कि आप सफल हो गए हैं। वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, टॉप में पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं वाक़ई में आपने हार से कितना कुछ सीखा है, हार का मज़ा क्या होता है। आपको पता होगा, उस बंदे को पता नहीं होगा जो एक ही बारे में जीत जाएगा, उसे हार का मतलब नहीं पता होगा। उस जीवन में कभी ऐसी तकलीफ़ों में जब घिरेगा तो वो कभी अपने आप को सँभाल नहीं पाए, क्योंकि उसे पता नहीं। आप हर सिचुएशन में ढल सकते हैं क्योंकि आपने उस हार का सामना किया है, जिससे अच्छे-अच्छे लोग डर जाते हैं और आप उस मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं। चाहे जिस भी मुगल वंश की बात करूँ, चाहे मैं गुप्त वंश, कोई भी मुगल वंश हो, एंशिएंट या मॉडर्न या मिडवल या एंशिएंट, किसी भी हिस्ट्री में आप देखोगे, वो राजा ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है जो दूसरों पर हावी हो गया है। जो दूसरों से हार गया वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। चाहे आप गुप्त वंश की बात करो, गुप्त वंश में इतने महान राजा हैं जो हुए, स्कंदगुप्त तक महान राजा हुए। उन्होंने क्या किया, चाहे हूण आए हों, चाहे शक आए हों, चाहे पुष्यमित्र आए हों, सबको बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन जब उनको पता चला कि हम जो है अब इन पर हावी हो जाएँगे, मन से हार गए वो, तब वो हारते चले गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। याद रखना बच्चों, मन से कभी नहीं हारना है, आपको कुछ करके दिखाना है, आप ज़रूर करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के मोटिवेशन थॉट को हम लोग जान चुके हैं। आज के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, कि कई बार होता है ना कि बच्चे हम लोग जो पढ़ना तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग जो सही तरीके से कर नहीं पाते। चलिए आज के हम लोग जो मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। और आज की जो है जो बहुत हाँ, हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले थे? हाँ, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र हम लोग पहुँच गए। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा स्लाइड को देखता हूँ, कहाँ से हम लोग जो है सही तरीके से स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि थोड़ा स्लाइड्स को देखना पड़ता है, कहाँ पे कोई स्लाइड सेट की गई है, उसको देखने के बाद ही पता चल पाता है कि बच्चे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये बात को दिमाग में रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो हम लोग बच्चे यहाँ से देखते हैं, हाँ, ब्रह्मपुत्र उसके सहायक नदी, यहाँ से हम लोग देखने वाले थे बच्चे। ठीक है बच्चे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं बता रहा था बच्चे ब्रह्मपुत्र, इसके पहले हम लोग जो है 2 सिंधु और उसकी सहायक नदी या गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में सामान्य परिचय हम लोग देंगे। पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी। मैंने बताया था बच्चे कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के, मैं आपको बच्चे एक थोड़ा-सा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा-सा, क्योंकि मैं जनरली बता ही दिया था आपको। कैलाश श्रेणी का नाम कई बार आता है जब भी हम लोग सिंधु नदी की बात करते थे, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, झेलम नदी की बात कर रहे थे, तो सतलज नदी की बात की है, झेलम नहीं, सतलज नदी की बात किए थे, तो वहाँ पे भी कैलाश पर्वत का नाम आया था। तो मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार होता है ना कि हम लोग थोड़ा-सा पढ़ते तो हैं लेकिन हम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग को सारी चीज़ें पता नहीं हो पाती हैं। मैं एक बार मैप में बता देता हूँ, इसके बाद आपको मैं पिक्चर भी दिखा दूँगा सही तरीके से, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएँ बच्चे, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, फिर आप यही बोलेंगे नहीं सर तो आपने समझाया तो था लेकिन हमको जो है सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में नहीं आई। तो ये बच्चे होता है कई बार कि चीज़ें समझाने के तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन हमको बच्चे होता है कि अपने को जो है दूसरे को सही से समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चे? इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है? तो ये मैं उत्तर की ही बात कर रहा था, नॉर्थ से हमको कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग को जनरली उत्तर की देखना है, तो हम लोग उत्तर का ही देख के चलते हैं। ठीक है? तो ये याद रखिएगा बच्चे कि हम लोग को जो है उत्तर का ही देखना है। तो हम लोग ऐसे करके जब देखते हैं, ऐसे करके, ये उत्तर का लगभग मैप ये से है। ठीक है? एक बार मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, फिर मैं जो है सही तरीके से इसको बना देता हूँ। ठीक है? तो मैं बच्चे बता रहा था आपको, पहले उत्तर की मैं बात बता रहा था, मैं क्या पढ़ाने वाला था आपको और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे, जब तक हमको पता नहीं होगा कि हम आपको वाक़ई में पढ़ क्या रहे हैं, तब तक मज़ा नहीं आती है बच्चे पढ़ने में। मज़ा तभी आती है जब चीज़ों को सही तरीके से हम लोग पढ़ रहे हों और इसको समझ भी रहे हों, ठीक है? तभी हमको ज़्यादा मज़ा आती है पढ़ने में। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखो बच्चे, इसको समझिएगा कि बस मैप को आपको समझना है, ये मत देखिएगा क्या है क्या नहीं है, बस समझने का तरीका पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है? मैप मैंने बताया, मैप समझ में आ रहा है कि इंडिया का मैप है, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि हमको आर्ट डिज़ाइन करनी है, हमको बस जनरली चीज़ों को समझना है, ठीक है? तो समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चे? 1 मिनट में थोड़ा-सा बच्चे थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ कलर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बच्चे,
जब भी हम लोग बात करते हैं काराकोरम की बात करते हैं, ए नंबर में काराकोरम कर दिया। बी नंबर में हम लोग बात करते हैं क्या, मैंने ट्रिक बताया था काल के घर जाकर, काल फिर लद्दाख की बात करते हैं। फिर सी नंबर में हम लोग जास्कर की बात करते हैं, काल के घर जाकर कैलाश से मिला। फिर डी नंबर में हम लोग कैलाश की बात करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा बच्चे। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले हम लोग कैलाश की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, बात करते हैं कैलाश की बात कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कैलाश की बात कर देते हैं, कैलाश सॉरी काराकोरम की बात कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पहले काराकोरम, यहाँ से काराकोरम हो गया। ठीक है ना, ए नंबर काराकोरम हो गया, याद रखिएगा दिमाग में काराकोरम। ठीक, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ काराकोरम, काराकोरम कोरम। ठीक है, काराकोरम हो गया बच्चे। दूसरे नंबर में आता है बच्चे, याद रखिएगा बच्चे, मैं बताऊँ आपको फिर से। फिर दूसरे नंबर में आएगा काराकोरम के बाद आएगा बच्चे काल के घर जाएगा, लद्दाख आएगा, यहाँ पे लद्दाख रहेगा, यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, तो ये लद्दाख हो गया, ये लद्दाख हो गया। तो यहाँ पे आ गया लद्दाख, ये लद्दाख हो गया बच्चे। ठीक, अब तीसरे नंबर में बच्चे क्या आएगा, तीसरे नंबर में बच्चे आएगा, यहाँ पे बच्चे लगभग रहेगा ये जास्कर श्रेणी आएगी। क्या आएगी बच्चे, जास्कर श्रेणी आएगी, जास्कर श्रेणी। थोड़ा सा राइटिंग इसलिए क्योंकि बच्चे हमारे पास जो है वो जो राइटिंग पैड होता है वो पैड नहीं है इस समय। अगर हमारे पास पैड वो हम कैसे भी देखते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है छोटा मोटा जैसा भी हो रहा है एडजस्ट कर रहे हैं, जो इस वजह से थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको आप समझने की जरूरत, उसको आप समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जास्कर हो गया। तीसरे नंबर में यहाँ पे आता है कैलाश आता है, यहाँ पे आता है क्या बच्चे, कैलाश आता है। क्या जाता है बच्चे, कैलाश आ जाता है। इस बात को दिमाग में रखना है। तो कैलाश आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलाश श्रेणी, ये कैलाश श्रेणी यहाँ पे आ जाए डी नंबर में। तो ये कैलाश श्रेणी हो गई बच्चे। तो ये कैलाश श्रेणी हो गई, इस बात को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे कैलाश श्रेणी हो गई। तो मैंने चीज़ें बता दी आपको, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। तो यहाँ पे कैलाश श्रेणी का नाम आ गया, यहीं पे जो है मानसरोवर लेक है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं बच्चे एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इतनी चीज़ पता हो गई, तो आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बच्चे आपको यहाँ तो पता होगा कि यहाँ पर पमीर नॉट होती है। पमीर क्या है, नॉट है, पमीर नॉट है ना, इसे पमीर नॉट बोलते हैं, पमीर ग्रंथि बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चे कि नहीं, पमीर ग्रंथि बोलते हैं ना। इतना चीज़ें आपको पता होगी, पमीर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं बात करूँगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे मैप में दिखा देते हैं आपको, एक बार चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लिया मैंने कर दिया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पमीर नॉर्थ हो गई, तो ये अपना क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ऐसे करके जब हम लोग ऐसे चले जाता है, पर्वत ये चला जाता है, तो क्या बन जाता है बच्चे, यहाँ पे हिंदकुश पर्वत बन जाता है। ये क्या हिंदकुश पर्वत बन जाता है। ठीक है ना, अब यहीं से जब हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो निकलता है पर्वत, ये जब नॉर्थ ईस्ट का ये निकल के आता है, यही रहता है काराकोरम श्रेणी रहती है। क्या रहती है बच्चे, काराकोरम श्रेणी रहती है। ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे करके कुनलुन सान निकल जाता है। क्या निकल जाता है, कुनलुन सान, एक मिनट, तो यहाँ पे निकल जाता है बच्चे कुनलुन सान। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कुनलुन, जो चीन की तरफ निकल जाता है कुनलुन सान। ठीक है ना, कुनलुन सान, इस भाई ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे। ठीक है, तो क्योंकि पमीर नाट को, दूसरा नाम पमीर नाट को दुनिया की छत बोलते हैं, द रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा बच्चे, द रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई है बच्चे। मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा आपको भी समझा दूंगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आसानी से आप चीज़ों को जो है कवर कर पाएंगे। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, फिर मैं इसके बाद जब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ग्रेट हिमालय, जो मैंने पिछले क्लास में आप जब हमारी पिछली क्लास आप देखे जाके, तो वहाँ पर फिर हम लोग डिस्कस क्या किए थे, फिर हम लोग 3 मुख्यतः हिमालयों के बारे में जाने थे। हिमालय के मुख्यतः जिसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में जानते हैं, ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय, इसके बाद लेज़र मिडल हिमालय, लेज़र हिमालय, लेज़र हिमालय जिसे बोलते हैं मिडिल हिमालय बोलते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, सही दूसरे नंबर में हम लोग ये पढ़ लिए थे, दूसरे नंबर में ये था। तीसरे नंबर में हम लोग पढ़ ले शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी रेंज। तो बच्चे जो आपको दिख रहा है कि शिवालिक रेंज आ गया,
पूछता है कभी कभी कि सबसे बाह्य हिमालय कौन सा कहलाता है, इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं। इसे मैं सारी चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में भी। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हिमालय से स्टार्ट किए थे हम लोग, वहाँ पे फिजिकल डिवीजन में बात किए थे। शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं, आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा, आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, आउटर मोस्ट हिमालय क्या बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चे कि ये जो यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय को ही बच्चे क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हिमाद्री बोलते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सही दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार प्रश्न आया है कि हिमालय श्रेणी का बाह्यतम हिमालय क्या है, सबसे आंतरिक हिमालय क्या है। ठीक है ना, तो ये आंतरिक हिमालय हो जाएगा, ये सबसे आंतरिक हिमालय हो गया बच्चे। ठीक है, और इसके बाद एक मिनट, और इसके बाद जो नीचे वाला हिमालय मैंने बताया था ये आउटर मोस्ट, जो एक मिनट, जो आउटर मोस्ट मैंने हिमालय बताया था ये क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट हिमालय हो जाएगा। दो प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना है बच्चे। ठीक है ना, यहीं पे आपको फिर पीर पंजाल मिलेगी श्रेणी, ठीक है ना, धौलाधार श्रेणी मिलेगी। इसको भी हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए जाके, आपको वेल तरीके से समझाया गया, हमने पीपीटी के माध्यम से हम लोग जो है इसको बताए थे आपको। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं अब जो है अपनी जो टॉपिक है उसमें आता हूँ। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बारे में आप जान चुके हैं, वहीं पर एक मानसरोवर झील है, उसी के निकट चेमांगुन ग्लेशियर से। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है बच्चे? चेमांगुन ग्लेशियर। ठीक है ना, चेमांगुन ग्लेशियर से ये चीज़ निकलती है। ठीक है, तो चेमांगुन ग्लेशियर से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है? कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के चेमांगुन ग्लेशियर से ये इसका उद्गम होता है, मतलब ओरिजिनेशन होता है इसका। ठीक है ना, इसका मुहाना कहाँ? मुहाना वो होता है जहाँ पे नदी गिर जाती है जाके, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है जाके। इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है ना, तो इसको दिमाग में आपको बच्चे रखना है कि इसका मुहाना कहाँ पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। सुबनसिरी सबसे बड़ी नदी है, सुबनसिरी। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी क्या है, मतलब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या है? सुबनसिरी है। इसके बाद लोहित नदी आता है, मैंने बच्चे बताया था, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि सुबनसिरी को ही, ठीक है बच्चे, सुबनसिरी लोहित नदी को ही क्या बोलते हैं? लोहित नदी क्या बोलते हैं? ब्लड रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड रिवर, खूनी नदी बोलते हैं, ब्लड रिवर बोलते हैं। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चे, ये भी बात में दिमाग में रख लेना अपने, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमको समझ में नहीं आती तो चीज़ें समझना चाहिए। कभी आपको ये नहीं कहना है कि नहीं हमको चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम समझना नहीं चाहते। समझिए, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे जो है आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, दिबांग आता है, तिस्ता आता है, मानस आता है। ठीक है, अब लंबाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँगा, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर मैं इसकी भारत में लंबाई की बात करूँगा तो भारत में इसकी केवल 916 किलोमीटर लंबाई। कितनी है? 916 किलोमीटर लंबाई। टोटल इसकी 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये मुख्यतः 3 देशों में बहती है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं, मुख्यतः 3 देशों में, जैसे आपको पता होगा कि ये पहले तिब्बत, जो कि चीन का पार्ट है, चीन, भारत और ये बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है। तो इसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 916 किलोमीटर जो लंबाई है भारत में है इसकी। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम जान लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम। तिब्बत में जब ये प्रवाहित होती तो वहाँ पे इसे यारलांग सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यारलांग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आती है इसे सियांग या दिहांग बोलते हैं। कई बार इसका नाम आता है सियांग किसे कहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसे बोलते हैं। सियांग को ही दिहांग बोलते हैं, याद रखिएगा। सियांग दिहांग दोनों अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। असम और शेष भारत में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे असम में आएगी इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे, और पूरे भारत में भी इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। केवल अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग कहते हैं। लोहित तथा, इसमें याद रखिए, लोहित तथा दिबांग नदियों के मिलने के बाद जब नदी ये जो है असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करने से पहले इसमें जो है, इसमें लोहित नदी, ठीक है ना, और यहाँ से दो दिबांग नदी, दो नदियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। जब दो नदियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं इसमें, अभी तक इसका नाम सियांग या दिहांग रहता है। सियांग या दिहांग, जब इसमें लोहित और दिबांग नदियाँ मिल जाती हैं तब यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है कि जब यहाँ पे ये नदी और यहाँ पे ये नदी, दो नदियाँ मिल जाती हैं, तब इसका नाम यहाँ से जो है, यहाँ तक इसका नाम क्या रहता है बच्चे? सियांग रहता है। ठीक है ना, सियांग या दिहांग नदी रहता है। जब यहाँ पे आ जाती है तब इसका नाम, यहाँ से मिलने से इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इसका जब सियांग और लोहित और दिबांग मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है ना, अब बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर कहते हैं, ना कि यमुना। याद रखिएगा, हम लोग अपने गाँव वाले भाषा में जब लोग रहते थे, मतलब उस समय जब रहते क्या थे, जब उस समय छोटे बच्चे थे हम, क्योंकि हमारी उम्र तो एक छोटी जो उम्र जो बाल्यावस्था होती है वो चली गई है, किशोरावस्था चली गई, यौवनावस्था आ गई है। तो
तो याद रखिएगा बच्चे, जब हम लोग बाल्यावस्था में थे तो उस समय हम लोग यमुना नदी को जमुना कहते थे। हमारे घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक नदी है जो कि जमुना नदी है, हम लोग जमुना बोलते थे, यमुना नहीं बोलते, जमुना बोलते, जमुना नहा चलना है, ऐसे अपनी बात, जमुना नहा चलिए नहीं चलिए, ऐसे करके जो है अपनी एक भाषा में जो हम लोग बोला करते थे, तो वो क्या कहते थे, जमुना बोलते थे। लेकिन वाकई में जमुना नहीं था, वो यमुना नदी थी, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, यमुना नदी है। क्या है बच्चे, यमुना। जब हम लोग बाद में जब पढ़े तो हमको पता लगा कि जमुना है नदी, ऐसी है जमुना नदी, जमुना भी एक ऐसी नदी है और यमुना अलग, दो नदियाँ अलग अलग, जमुना और यमुना। लेकिन यमुना हम लोग हमारे बगल में बहती है और जमुना जो है बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवाहित होती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पूरी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जब ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूँगा आपको, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो इसमें याद रखिएगा बच्चे कि इधर दाईं ओर और बाईं ओर, क्योंकि नदी जब बहती है ऐसे करके, मान लीजिए नदी बहे तो इधर से दाईं ओर से और बाईं ओर से, दोनों तरफ से नदियाँ, मतलब पानी आएगा दोनों तरफ से, यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी, दोनों तरफ से इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। इसके दाईं ओर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, सुभाषिनी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। इसमें मानस याद रखिएगा, ठीक है ना, तीस्ता याद रखिएगा, धारला याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, याद रखिएगा। दिबांग याद रखिएगा, लोहित याद रखिएगा, बूढ़ी दिबांग, दिबांग बूढ़ी दिबांग बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। इसके कबली याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। बाकी आप सब याद रखिएगा, दिमाग में आपको सबको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य तथ्य के बारे में, जान लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो और हैं, जो कि प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बात कर लेता हूँ उन पर, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और आज के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम लोग कहाँ तक आज जो है कवर कर पाते हैं। नहीं तो फिर हम कल एक क्लास और लेके आएंगे और यहाँ पे जो है हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, फिर हम लोग जो है पुनः पर्वतमालाओं में आ जाएंगे, ठीक है ना। तिब्बत में यह पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। जब ये तिब्बत में प्रवेश करती है, तिब्बत से क्या होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नामचा पर्वत, मत थोड़ा आपको बच्चों बता देते हैं एक चीज़ और थोड़ा सा दिमाग में, क्योंकि जब जैसे ही आपको समझ में आए कि नहीं बच्चों को समझाना है, तो समझ लीजिए कि बच्चों को समझाना है तो भी समझाना है बच्चों को, फिर उसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं बच्चों को जो है कैसे समझाना है। समझाने के तरीके बहुत हैं, बस समझाना है बच्चों को, समझाना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बच्चों को बचाऊँ, पहले मैप हम लोग बना देते हैं, क्योंकि मैप ज्योग्राफी में, जब इंडिया का मैप पढ़ो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो चाहे जो भी पढ़ो, मैप का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो अहम रोल है बच्चे। मैं तो कहता हूँ मैप बिना ज्योग्राफी जो है अधूरी है। जैसे औरतों का क्या होता, श्रृंगार होता नहीं है, श्रृंगार जब तक ना हो उनका, तब तक उनका जैसे अधूरा रहता है। जब लोग हिंदी की बात करते हैं कि अलंकार के बिना सारा कुछ अधूरा होता है, वैसे ज्योग्राफी बिना मैप के अधूरी है। ज्योग्राफी नहीं, डायग्राम नहीं तो ज्योग्राफी नहीं, कोई मतलब नहीं है ज्योग्राफी पढ़ने का, अगर मान लीजिए उसमें क्या है, मज़ा नहीं है जब तक आप मैप से नहीं कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको बता क्या रहा था बच्चे कि जब यहाँ से जो कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील से निकलती है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ तो पहले आप मैप याद रखिएगा, ऊपर नॉर्थ रहता है, जहाँ पे नॉर्थ रहेगा उसके जस्ट नीचे साउथ रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान से पाक, ठीक है ना, पाक से याद कर लीजिए पाकिस्तान पश्चिम, ठीक है ना, पश्चिम को क्या कहना है, वेस्ट, ऐसे याद रखें। जहाँ वेस्ट होगा तब ईस्ट बचा है, बस ईस्ट हो गया ये, याद रखिएगा बच्चे। जब यहाँ से बहती है तो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट की तरफ बहती हुई जाती है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके ये बहती हुई, और यहाँ से ये प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, और यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से आते हुए यहाँ पे जो है मिल जाती है, याद रखिएगा, ये ऐसे करके प्रवेश करती है यहाँ पे। तो यहीं पे नामचा बरवा है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है पर्वत श्रेणी ये, ठीक है ना। जब मैं ट्रांस हिमालय की बात करूँगा या ट्रांस के बाद जब मैं ग्रेट या हिमाद्री हिमालय की बात करूँगा, तो ये कश्मीर से स्टार्ट होकर असम तक जाता है, ठीक है ना। ईस्टर्न जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है इसका असम, अरुणाचल प्रदेश तक है। तो यहाँ इसे नंगा पर्वत बोलते हैं, यहाँ पे एक पर्वत है नंगा पर्वत है, ठीक है। क्या है बच्चे, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है बच्चे, याद रखिए नंगा पर्वत भूलना नहीं चाहिए। बचपन में जब बच्चे कपड़ा नहीं पहनते उसे क्या बोलते, नंगू, ठीक, ऐसे ही नंगा पर्वत। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है, क्या है, नामचा पर्वत, नामचा बरवा है, ये यहाँ पे याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सही से मैं एक बार फिर से सही से क्लियर करूँगा, हाँ नामचा बरवा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, नामचा बरवा, ठीक है। अब नामचा बरवा हो गए बच्चे, जब हम लोग बचपन में देखते थे, जो हम लोग तो कभी ऐसा किए नहीं, जो थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे या मान लीजिए जो मांसाहारी थे, वो मछली पकड़ने जाते थे, तो उसलिए मछली कांटा पकड़ने वाले को जो मछली डाल के कांटा पकड़ते थे उसे बरवा बोलते थे। तो वहीं से हमको थोड़ा नाम लगा कि यार ये नाम तो हमने कभी सुना था, बचपन में ही सुना था, भले ही
हम लोग का जो है क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा में बोलते थे। तो यह नामचा बरवा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे जब नदी प्रवेश करती तो यू आकार की तरह ऐसे करके यू तुरंत टर्न मारती, मतलब 90 डिग्री पे समझ सकते हैं आप। ये 90 डिग्री पे लगभग टर्न मारती तुरंत। ऐसे नहीं होता कभी कभी गाड़ी जा रहे हो ऐसे करके चला रहे हो और तुरंत ऐसे मोड़ो, तुरंत अचानक से, ठीक है, तुरंत टर्न मारती थी। यहाँ तरह की यहाँ से नदी तुरंत टर्न मारती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ पे दिहांग या सियांग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे फिर से अपने टॉपिक में आते हैं और बात करते हैं नामचा बरवा, ठीक है ना। तो ये क्या कर देते पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है ना। पश्चिम यहाँ पे मैंने बताया था, पश्चिम ये पाकिस्तान हो गया, पूर्व, तो लगभग यहाँ से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में ऐसे करके प्रवेश कर देती है, ठीक है, याद रखिएगा। हेयर पिन मोड, ठीक है, हेयर पिन मोड उसे कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कितना खतरनाक मोड बना था जब नदी प्रवेश करी। हेयर पिन मोड बनाती है, सांगपो कैनियन का निर्माण कर देती है। यहीं पर ये क्या बनाती है, सांगपो कैनियन बनाती है। बच्चे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है, सांगपो कैनियन का निर्माण, ठीक है, सांगपो कैनियन का निर्माण करती है यहाँ पे, ठीक है ना। हेरियन मोड, कौन सा मोड बनाती है बच्चे, याद रखिएगा, हेरियन मोड बनाती है यार बच्चे, इसको याद रखिएगा दिमाग में, हेरियन मोड बनाती है। कैसा मोड, हेरियन मोड, ठीक, इस बात को दिमाग में आपको रखना बच्चे, हेरियन मोड बनाती है और इस सांगपो कैनियन का निर्माण भी कर देती है, ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट इसमें थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये आपको इतना दिमाग में रखना है, हेरियन मोड बनाती है और सांगपो कैनियन का निर्माण भी कर देती है, ठीक है, सांगपो कैनियन का निर्माण भी कर देती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के यंगयाप दर्रे से दिहांग गार्ज बनाते हुए, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है, ठीक है ना, कैसे दर्रा, यांगयाप दर्रा है, यहाँ से ये क्या बनाते हुए बच्चे, दिहांग गार्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश कर देती है। कैसा गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश कर देती है। यह नदी मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। इसी नदी पे सबसे बड़ा माजुली द्वीप भी है। कौन सा द्वीप मिलेगा बच्चे, माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड है। वैसे आइलैंड तो सागर में बनता है, लेकिन नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो असम में है, ठीक है ना बच्चे, असम में है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, भी आएगा प्रश्न, देख लेना वहाँ पे, ठीक है। नदी मार्ग परिवर्तन के लिए, और याद रखिए बच्चे, नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए, तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। इसका तीव्र ढाल, तीव्र गति से जल की अधिकता है। इसमें जो इसका कारण क्या है कि नदी परिवर्तन कैसे करती है या तटीय अपर्दन कैसे करती है, क्योंकि इसमें तीव्र ढाल, इसका तीव्र ढाल और तीव्र गति, जल की अधिकता है, और जल की अधिकता है। इसमें कारण भी पूछ लेता है कई बार, क्या होता है कि हमको रीजन बताओ अच्छा किस कारण से होता है। तो इसका तीव्र ढाल पहला रीजन, दूसरा तीव्र गति से, यानी कि ढाल है तो तीव्र गति होगी, और जल इसमें बहुत मात्रा में होता है, क्योंकि ये वहाँ से आता है जहाँ से हमेशा जल निकलता रहता है, क्योंकि ग्लेशियर से आती है ये नदी, तो इसमें पानी की खूब मात्रा होती है। जल की अधिकता कारण ये नदी क्या कर देती है, अपर्दित कर देती है, क्योंकि भारी होती नदी। इस नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, बताया मैंने आपको, याद रखिएगा। नदी द्वीप जैसे माजुली कहते हैं, ये भी यहाँ पे बना हुआ है इसी नदी पर, असम में, ठीक है, याद रखिएगा, असम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग जो है यहाँ पे, हाँ, ये आप देख रहे होंगे बच्चे, ये नदी का कैसे कैसे यहाँ पे कैसे टर्न मारती है, सारा कुछ हम लोग इस मैप के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं, यहाँ पे चेमयुंग ग्लेशियर है, बताया ना, ग्लेशियर से निकलती है जहाँ पे पानी, ठीक है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में से सांगपो बोलते हैं, तिब्बत है, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। ऐसे करके आएगी यहाँ पे, ये हल्का सा, ये देखो, ये बताया ना, हेरिडियन मोड बनाती है। कैसा मोड मैंने बताया था अभी, यहाँ पे हम लोग बात किए थे, हेयर पिन मोड बनाती है, और सांगपो कैनियन बनाती है, ठीक है बच्चे। मैं आपको बता दूं बच्चे, कैनियन कैसा होता है, आपको कई बार मैंने प्रश्न बताया था कैनियन कैसा होता है। आज मैं आपको कैनियन को दिखाई देता हूँ कैसे कैनियन होता है, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको पता चल जाना चाहिए कैसे कैनियन होता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत हल्का सकरा सा होता है, आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा थोड़ा सा पिक्चर में, तो आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ आगे जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हेयर पिन मोड तो आपको समझ में आ गया होगा, हल्का तुरंत टर्न मारते हैं तो हेयर पिन मोड कहते हैं, लेकिन कैनियन क्या होता है इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि कई बार आप जब पढ़ेंगे तो कैनियन का नाम आएगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे कैनियन के बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चे, बता देता हूँ आपको मैं कैनियन। ये देखिए बच्चे, ये बच्चे आपको देख रहे होंगे, ये
हल्का सा आपको चीज़ें बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, 1 मिनट, ये बच्चा जो हल्का सा ये जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्न मारा है ऐसे करके, ये इसे बोलते हैं कैनियन, ठीक है ना। एक कैनियन बनाते हुए अलग अगल यहाँ पे इधर उधर अगल बगल इसके देखेंगे बड़े बड़ी ऊंची ऊंची जो है, जैसे गार्ज नहीं होता है, गार्ज बताया था, ऐसे कैनियन हल्का सा मोड़ करते हुए ऐसे आई, यहाँ पे हल्का सा टर्न मार दिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप कैनियन, ऐसे करके कैनियन होता है, ठीक है ना। याद है नदी गार्ज कैनियन कैसे बनाती है, ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा दूसरी पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको, चाहे देखिए यहाँ पे ये कैनियन ऐसे करके, ये सारे कैनियन हैं, बड़े अच्छे व्यू रहते हैं, देखने में मज़ा आती है इनको देखने में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए कैनियन ऐसे करके कैनियन बनता है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पता चलेंगी बच्चे, थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा कैसे बनता है, ठीक है ना। आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैनियन कैसे रहता है, ठीक है ना। हल्का सकरा सा स्थान होता है वो कैनियन कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जो है हम डिस्कस करते हैं अगली बात पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था बच्चे कैनियन, ठीक है ना। कैनियन नामचा बरवा के पास, कैनियन नामचा बरवा, और यांग याप दर्रे के पास गार्ज दिहांग, गार्ज भी मैंने बताया इन्हें हल्का सकरा सा होता है ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, नाम सियांग दिहांग, यहीं पे 3 चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे पहली चीज़ याद रखिए बच्चे कि यहाँ पे कैनियन का निर्माण कर देती है नामचा बरवा के पास, यांग याप दर्रे से गुजरती हुई गार्ज का निर्माण कर देती है, इसका नाम सियांग और दिहांग है। जो गार्ज बनाती है उसे दिहांग बोलते हैं, ठीक है ना। और यांग याप दर्रा भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, दर्रा क्या होता है, हल्का सकरा सा स्थान होता है, वो भी क्या होता है, हल्का सकरा, जिसमें पहले व्यापार होता था, आज भी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पे पारसी सदिया है, पासी घाट सदिया है, यहीं पे दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं। मैंने बताया दिबांग और लोहित नदियाँ मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। यहीं पे BH ब्रिज है जो कि 9.6 किलोमीटर लंबा BH ब्रिज है, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। यहीं पे भी बोगाबील ब्रिज है, जैसे BH ब्रिज बोलते हैं, बोगाबील है डिमाजी और डिब्रूगढ़ के मिलाने के लिए। यहाँ पे बूढ़ी गंगा मिल जाती है, ठीक है। माजुली द्वीप यहाँ पे बना हुआ है। धनसिरी नदी है, सुभाषिनी नदी बहुत फेमस नदी है, याद रखिएगा। कपिली कामरूप नगर से निकलती है। संकोच और मानस नदी बहुत फेमस है। तिस्ता नदी याद रखिएगा। पद्मा कौन है बताइए अच्छे बच्चों, पद्मा गंगा को कहते हैं, याद रखिएगा। पद्मा किसका नाम है, गंगा नदी का नाम है यहाँ पे, याद रखिए। पद्मा नई नदी नहीं है, गंगा है ये। अभी बांग्लादेश से प्रवेश कर चुकी है, इसे जमुना बोलेंगे बांग्लादेश में। और ये जब दोनों नदियाँ मिल जाएंगी तो इसका जो क्या कहते हैं, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा, मेघना कहलाएगा। और आगे जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। यहीं पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सुंदरी नामक यहाँ पे पादप पाए जाते हैं, ठीक है ना, वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी वन डेल्टा बोलते, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। यहीं पर न्यू मूर द्वीप है, जहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया था, प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गया है, जिस पर पहले बांग्लादेश और भारत के बीच इसमें विवाद भी था। इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। मेघना हो गया, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जो BH ब्रिज है ये भी क्या है, 9.6 किलोमीटर कहाँ पे, दिबांग और दिहांग के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पे लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, लोहित नदी पर बना हुआ है ये, ठीक। और यहाँ पे जो है पासी घाट सदिया, ये भी याद रखिए। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें मानस नदी, मैंने बताया मानस नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तो मानस नदी के बारे में जान लेते हैं। मानस नदी कहाँ से निकलती है और क्या है, उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत हिमालय से भूटान, तिब्बत हिमालय से होते हुए भूटान, ठीक है ना। तिब्बत हिमालय भूटान से निकलती है ये। इसका मोहना ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी, वहीं पे इसका ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है, आके तिब्बत मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है कहाँ की, भूटान की, क्योंकि तिब्बत हिमालय से निकलती है, भूटान में जो है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी इससे प्रभावित होती है, याद रखिएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पूछता कई बार, असम में है, ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, जो कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो ये नदी जब भूटान से निकलती है, भारत में आती है, असम में आती है, असम में आके जो है मिल जाती है। मैं आपको पीछे दिखा दूँ एक बार, ये देखिए मानस नदी यहाँ पे है, ये असम का रीजन है, पूरा क्या है, असम का रीजन है, ये असम का रीजन है, ये असम का, ठीक, ये असम का रीजन कहलाएगा पूरा असम का। तो असम यहाँ 2 प्रश्न आप बन जाते हैं। मानस नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी कहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, असम में। असम में ही मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, इस बात को दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। ये आप मैप में देख सकते होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, ये बेबटला है, गोडला, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना।
यहाँ पे आके ये मिल जाती है कि भूटान से निकलती है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे हल्का सा दिखाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तीस्ता नदी बहुत फेमस नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चोलामू झील, ठीक है ना, इसका जो उद्गमन होता है चोलामू झील, जिसे जेमू ग्लेशियर भी बोलते हैं, सिक्किम में से जेमू ग्लेशियर बोलते हैं, ये सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है ना, चोलामू झील, जेमू ग्लेशियर, याद रखिएगा, चोलामू झील, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में कहते हैं। इसका मुहाना जमुना, मतलब ये बांग्लादेश में आके भारत ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है ना, ये कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से जमुना, जमुना मतलब रंगपुर में मिलती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। मतलब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तो है, लेकिन कई बार पूछ सकता है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, जमुना दे दी है, यमुना दे दी है, गंगा दे दी है, तो वहाँ पे जमुना आप भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सहायक नदी अगर मैं तीस्ता की बात करूँगा, रंगीत नदी, इसका उद्गम सिक्किम से होता है। ये क्षिप्रिका का निर्माण कर देती है, जो रिवर राफ्टिंग की जाती है, जहाँ पर रिवर नहीं राफ्टिंग हो, आपने देखा हो रिवर राफ्टिंग, बच्चे जानते हैं। अगर नहीं जानते बच्चे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ रिवर राफ्टिंग का। बहुत एडवेंचरस वर्क है, आप देखेंगे रिवर राफ्टिंग जब आप करेंगे, आप ऋषिकेश जाइए, बहुत मज़ा आती है। क्या धाराएं चलती हैं जो है रिवर राफ्टिंग में, आपको दिखाते चलता हूँ आपको। क्या होता है बच्चे की, कई बार होता है हम लोग जो है उसको, मान लीजिए आपके अंदर उत्सुकता है देखने की, लेकिन आप जो है देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कहेंगे अरे बाद में देख लेंगे। तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, बाद में आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं आप देखिए, यहीं पे आप क्लियर करिए आपका जो भी आपके जो है पॉइंट है, सब यहीं पे आप क्लियर कर दीजिए। ये देखिए ऋषिकेश में जाइए, वाह क्या दृश्य नज़र आएगा। नदी ऐसे हिलोरे मारती है, ऊपर चलती है, मज़ा आती है, फिर जो है आपको जो है मज़ा आएगी देखने में। देखिए कैसे बच्चे यहाँ पे जो है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे बच्चे कि कैसे लोग एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। देखिए देखिए ये कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा एंजॉय कहाँ मिलेगा? ऋषिकेश में। बहुत मज़ा आती है रिवर राफ्टिंग करने में। तो ये रिवर राफ्टिंग के लिए भी जानी जाती है। देखिए बच्चे ऐसे रिवर राफ्टिंग, आपको पूरा जो है सेफ्टी सूट वगैरह सारा पहने हुए रहते हैं। कई बार होता है कि ये जो बोट बनी होती है, ये क्या कहते हैं, उससे बनी होती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब उसकी होती है, रबड़ की होती है, मतलब जो रबड़ नहीं होती उस टाइप की होती है। तो इसमें थोड़ा सा अगर कभी क्या हो जाता है कि आप लोग गिर जाएँ, या हमारे साथ आपको एक लोग भी मिलता है, मतलब जो आपको सिक्योर बताता है कैसे क्या करना है। ये मज़ा आती है, एडवेंचरस वर्क है, मज़ा आती है। वैसे कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं हादसा बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडवेंचरस है, मज़ा आती है। ठीक है, ये याद रखिए बच्चों। ऐसे रिवर राफ्टिंग होता है, रिवर राफ्टिंग भी इसमें होता है, इस बात को दिमाग में रखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कि यहाँ पे क्षिप्रिका क्या होता है, क्षिप्रिका का निर्माण करती थी। याद रखिएगा बच्चे, क्षिप्रिका क्या होता है। कई बार होता है कि बच्चे क्षिप्रिका शब्द आ जाता है, आप समझ नहीं पाते क्षिप्रिका क्या होता है। तो याद रखिएगा क्षिप्रिका को जो बनाते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्षिप्रिका। ठीक है, बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे करिए तो जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए, और अपने भाई बहनों को बता दिया करिए, सबको बता दिया करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको अगर चीज़ें पता रहेंगी तो आप जो है दूसरों को बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है चीज़ें। जब आप दूसरों को बताएंगे तो आपको जो है इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बच्चे जो है समझ विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? समझ विकसित हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे करके तलहटी टाइप का होता है छिपरिका, मतलब छिछला। छिपरिका से आप याद रखें छिछला, ऐसा आप देखे होंगे, ऐसा छिछला टाइप का रहेगा, गहरा नहीं रहेगा, पानी ऐसे लगभग के ऊपर एक मान लीजिए 2-2 फीट पानी रहेगा ऐसे छिपरिका। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ऐसी छिपरिका, देखिए नदी कैसे बह रही है। मतलब यहाँ पे पता नहीं कि कितना एरिया कवर करेगी, बढ़ जाए तो ज़्यादा एरिया कवर कर ले, तो छिपरिका इसे कहते हैं। ठीक है ना, छिछला टाइप का, ये ऐसे करके पूरा कवर करते हुए बहती है, तो छिपरिका बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको जो है चीज़ें आगे बताता हूँ। ठीक है, तो छिपरिका का निर्माण कर देती है। ठीक है, और अन्य तथ्य जान लेते हैं। दार्जिलिंग में गॉर्ज का निर्माण कर दी थी। गॉर्ज, कई बार गॉर्ज है, आप गॉर्ज समझ चुके कि नहीं समझ चुके बच्चे? ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ होंगे, नदी भी से गुजरेगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि कई बार गॉर्ज आ गया। मैं बार बार इसलिए चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसी चीज़ें बच्चों को बताने में जो इंटरेस्टिंग हो, मज़ा आती है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे काम मैं आपको दूंगा जिनको आपको करना होगा। हमेशा चीज़ें अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी ना। ऐसे करके जब मैं गार्ज बता रहा था, देखिए बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हल्का सा देखो, ये यहाँ पे जो बना हुआ ना गार्ज, ये चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, बीच से हल्का सा ये निकला हुआ। ये मतलब पहले क्या था, ये दोनों जुड़े हुए थे, ये दोनों चीज़ जुड़ा हुआ था। बीच में नदी जो है, मतलब ये पूर्ववर्ती नदी है, पहले से प्रवाहित हो रही थी। पहले से नदी, जब ये पर्वत जो है बना नहीं था, उसके पहले से नदियाँ प्रवाहित हो रही थी। लगातार ये पर्वत ऊपर बढ़ रहा था, नदी
उसको काट रहे थे हल्का 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 नदी में। बताएं कि जो पानी में इतना प्रेशर कर दिया जाता है, इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है पानी को, इतना ताकत पैदा कर दी जाती है प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर जब पड़ा जाता है ना, पी बराबर क्या होता है, एक मिनट रुकना, जब पी की हम बात करते हैं प्रेशर की, तो पी बराबर क्या होता है बच्चे, पी बराबर एफ अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। ए मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी ना, तो प्रेशर बढ़ने से ताकत बढ़ जाती है। तो प्रेशर करके पानी को बड़े बड़े मोटे मोटे बिल्डिंग, मोटे मोटे लोहे के जो औजार होते हैं, मोटा से मोटा लोहा, मान लीजिए इतना मोटा लोहा है, 1 सेकंड में कट जाएगा। अगर आप ऐसे किसी औजार से काटेंगे, बिल्डिंग मशीन से काटेंगे, टाइम लगेगा। वो प्रेशर मशीन से काटने से, जो कि पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा प्रेशर बनता है, तुरंत कट जाता है। तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे नदी काट के इतना भयंकर गाज बनाती है, जो कि पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए बच्चे, पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। पर्यटन के लिए आप किसी भी हिल स्टेशन में जाएंगे तो आपको ऐसे गॉर्ज देखने को मिलेंगे। हिमालय क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको बाहर नहीं जाना है, ये तो बाहर का दृश्य है, ये तो आउट ऑफ कंट्री है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखना चाहते हैं तो हिमालय क्षेत्र में जाइए, ऐसे महत्वपूर्ण गार्ड, ऐसे गार्ड्स देखने को मिलेंगे आपको कि वाकई में आपको लगे कि आप कहीं आए हुए हैं, आपको मज़ा आएगी देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए प्रमुख शहर इसमें जो जलपाईगुड़ी है, याद रखिएगा मेजर सिटी जलपाईगुड़ी है। 1787 में पहले यह गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। ठीक है ना, कुछ मतलब प्राकृतिक आपदाएं बोल सकते हैं, कुछ इसमें जो है परिवर्तन हुआ। स्थल निर्माणकारी बल, जो कि मैंने बताया था कि इसमें जो आंतरिक बल, बाह्य बल, 2 प्रकार के बल, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, कुछ एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स में बदलाव हुआ, जिसके कारण ये जो है, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पहले जो गंगा की सहायक नदी थी, आज वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। याद रखिएगा बच्चे कि ये पहले गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पे जो ये नदी यहाँ से निकल रही, पहले इसकी सहायक नदी थी, अब आज जो है इसकी सहायक नदी हो गई है। तो समझिए इसका डायरेक्शन ऐसे मूव हुआ, क्यों मूव हुआ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, किसकी मैंने बताया था कि कोई भी जब परिवर्तन होता है, कि जब पहले यमुना नदी, जो यमुना नदी थी वो पहले अरब सागर में गिरती थी, आज वो यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी हो गई। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, मैंने सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में बच्चे बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि ये चीज़ पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई पहले यमुना नदी जो अरब सागर में गिरती थी, आज वो पूरा 180 डिग्री घूम कर गंगा की सहायक नदी बन गई, प्रमुख सहायक नदी बन गई है। तिस्ता नदी, जिसे बोलते तिस्ता नदी, जो कि पहले गंगा की सहायक नदी थी, आज वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। ठीक बच्चे, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ता हूँ और आगे आप चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। ये आपको समझ में आ गया, 1787 की बात है बच्चे। ठीक है, मैं लोहित नदी की बात करूंगा। लोहित नदी किसकी सहायक, लोहित क्या है, तिब्बत से ये भी निकलती है। ये सियांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नदी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मुहारा मतलब सियांग, मतलब दिहांग सियांग की बात कर रहा था ना मैं। तो लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में आके सियांग नदी से, जिसे दिहांग नदी बोलते हैं, सियांग को क्या बोलते हैं, दिहांग। दिहांग, कॉमन सेंस रखिएगा इतना, इसे दिहांग नदी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आके मिल जाती है आगे। इसे खूनी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एक लाल ब्लू पत्थर लेके आती है, लाल अवसाद लेकर आती है, इसलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है। प्रमुख शहर किबुथु। ठीक है ना, किबुथु क्या है, अब याद रखिएगा बच्चों, कई बार पूछा जाता है प्रश्न, किबुथु क्या है। किबुथु, यहाँ पे जब मैं आपकी एंडिंग पॉइंट की बात कर देता हूँ कि यहाँ से जब लोग लोकेशन की बात करते हैं, इंडिया की लोकेशन क्या है, तो जैसे मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ में क्या है इसका मतलब, लॉन्गिट्यूड की बात कर दूँ, लैटिट्यूड में, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, 1 मिनट बात कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग इंडिया के लोकेशन की बात कर देते हैं, 1 मिनट, मैप, मैं अगर इंडिया के लोकेशन की बात कर लेता हूँ बच्चे, देखिए मैं ऐसे करके मैप बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें ये, मैं अगर बात करता हूँ इंडिया के मैप के बारे में बात कर देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ना चीज़ें जो है, ये याद रखिएगा। मैं अगर बात कर देता हूँ कि इंडिया की यहाँ पे और यहाँ से लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन, लेटी हुई रेखाएं क्या कहती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, लेटी हुई और खड़ी हुई। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होगा आपको पता है इंडिया का लोकेशन, आपको पता है, बार बार बता देता हूँ चीज़ें। यहाँ पे इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ये लैटिट्यूडनल हो गई। ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग ऊपर देख लेते हैं ये जी। तो मैंने आपको बताया था, चाहे चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप
अगर आप पिछली क्लास में देखें, रिवीजन कह सकते हैं आपको, तो ये क्या रहता है 8 डिग्री 4 मिनट से रहता है क्या 84 376 मैंने ऐसे करके पढ़ा था, ऐसे आपको दिखाया था। ये नॉर्थ में लेटीट्यूड हो गई, क्या है ये लेटीट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा 687 और 9725, ये ठीक है। ये हो गया क्या ईस्ट में क्या है लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है लॉन्गिट्यूड, LONG लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, ये बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया ये बच्चे, क्या हो गया यहाँ पे ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। 1 मिनट कहाँ गया ये, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। ये 301, हाँ ये 376 हो गया। ये यहाँ पे 687 हो गया ये, और ये 9725 हो गया। ये चीज़ हो गई, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं क्यों बता रहा था यहाँ से गुजरेगी ये रेखा जो है, ये मैं आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या मैं पागल आपको लगता हूँ या मैं आपको लग रहा हूँ कि बेवकूफ़ हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें किबुथु नाम का स्थान आ गया। क्या आ गया किबुथु, ठीक है। सबसे जो इसका ईस्टर्न पार्ट होगा, सबसे जो इसका पूर्वी भाग है इधर से, जैसे मान ले बात लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, सबसे इसका लॉन्गिट्यूडनल भाग है सबसे इसका, ठीक है। जो जहाँ पे इसको छूती है उसे बोलते हैं गौर माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं गौर माता, इसे बोलते हैं गौर माता, ठीक है। जो गुजरात में पड़ता है, गौर से गुजरात माता, गौर माता, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सबसे ईस्ट का पार्ट, सबसे मिडिल ईस्ट, ठीक है, वेस्ट का सबसे वेस्ट पार्ट हो, वेस्टर्न पार्ट हो गया, सबसे ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं उसे बोलते हैं कीबुथु बोलते हैं, क्या बोलते हैं कीबुथु, कीबी थू, याद रखिएगा ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिए। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये 2933 किलोमीटर होती है, याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछता है। और नॉर्थ से साउथ की ओर जो डिस्टेंस होता है वो 3214 किलोमीटर होती है, 2933 3214 किलोमीटर होती है, ये आपको दिमाग में रखना। तो किबुथु जो आया है वो कहाँ पड़ता है, लोहित नदी के पास पड़ता है। लोहित शहर जो किबुथु शहर है लोहित नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ मैं बता रहा था किबुथु शहर की जब बात हो रही थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से जो है जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है गुजरती है, मतलब सबसे क्या रहता है, सबसे बाह्य बिंदु रहता है, क्या रहता है सबसे बाह्य बिंदु रहता है, मतलब सबसे लॉन्गिट्यूडनल सबसे किनारा बिंदु रहता है। मतलब पूछा जाए कि अगर मैं ईस्ट में वेस्ट में सबसे किनारा बिंदु क्या हो, सबसे किनारे कौन से बिंदु है, गौर माता है। और सबसे वेस्ट में सबसे ईस्ट में तो किबुथु, सबसे वेस्ट में गौर माता। से अगर मैं मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ उत्तरी भाग बात करूँगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, इंदिरा पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा बच्चे, इंदिरा पॉइंट रहेगा, इंदिरा पॉइंट IP। अगर मैं बात करूंगा इसमें कि बच्चे सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, क्या रहेगा कन्याकुमारी। और यहीं पे पड़ता है, जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी कि ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, तो यहाँ पे क्या पड़ता है बच्चे, यहाँ पे क्या है 6 डिग्री 4 मिनट में 6 डिग्री, याद रखिएगा बच्चे 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से क्या गुजरता है 6 डिग्री 4 मिनट से इंदिरा काल है। यहाँ पे क्या इंदिरा काल है, क्या है यहाँ पे इंदिरा काल है, ठीक है। मुख्य भूमि से लगा हुआ बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य भूमि से लगा हुआ कन्याकुमारी। पूछता है सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, दक्षिण का सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि से लगा हुआ तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर ऐसे पूछता है कि सबसे निम्नतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं कहता है, तब वहाँ पे बोलेंगे इंदिरा काल बोलेंगे, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट से है, ग्रेट निकोबार से गुजरता है। याद रखिएगा इस बात को, ये आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। सुभाषनी रिवर के बारे में मैंने बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे लंबी रिवर है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत हिमालय से, ब्रह्मपुत्र में मिलती है लखीमपुर में, ठीक है ना, लखीमपुर में मिलती है। लखीमपुर जो है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर नहीं है, लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी है, किसे बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब जो है सबसे पहले से, मतलब जब यहाँ पे पर्वत पठार का निर्माण भी नहीं हुआ तब से ये नदी प्रवाहित हो रही, इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी।
आगे बढ़ते हैं और बात कर धनसरी और दिबांग, और इसके बाद हम लोग जो है बराक नदी पढ़ लेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ते हुए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब धनसरी की बात कर ले। धनसरी क्या है नदी? धनसरी नदी लोसांग पर्वत चोटी नागालैंड से निकलती है। लोसांग पर्वत चोटी नागालैंड से निकलती है। मुहाना इसका ब्रह्मपुत्र नदी असम में मिलती है। सहायक नदी इसकी मोरा धनसरी है, ठीक है। धनसरी की सहायक नदी मोरा धनसरी है। काजीरंगा एवं इटक राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है। काजीरंगा असम में है, मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिलती है, तो काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और इटंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, इटंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और इंटक याद रखिए, इंटक ये भी असम में है, ठीक है। मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी लोसांग पर्वत चोटी जो कि नागालैंड की है, लोसांग पर्वत चोटी से निकलती है, ठीक है। दिबांग नदी की बात करेंगे, बूढ़ी दिबांग दो नदियां हैं। ये मिस्पी हिल्स जो कि तिब्बत में मिस्पी हिल्स से निकलती है। मुहाना इसका सियांग नदी, मतलब अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, सियांग से दिबांग बोलती हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग या सियांग। दिबांग नदी, याद रख, दिबांग है, दिबांग, ये सियांग है। सियांग दिबांग दोनों अलग अलग हैं, दिबांग बूढ़ी दिबांग दो हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद सहायक नदी की बात करेंगे तो डिम्स और एम्परा है। डिम्स और एम्परा इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दिबांग के बाद ही सियांग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। मतलब जब इसमें नदियों में, जब नदी माले ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके आ रही है, तो यहाँ पे जब ये दिबांग नदी मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है? दिबांग नदी है, दिबांग नदी है ये बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे लोहित नदी है, ये लोहित नदी। जब दो नदियाँ मिल जाएंगी तब यहाँ से इसका नाम हो जाता है, क्या बच्चे हो जाता है इसका नाम यहाँ से क्या हो जाता है? ये अब इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे इसका नाम? एक मिनट बता देता हूँ चीज़ें आपको। यहाँ से इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है इसका नाम? लोहित नदी हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम? सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके पहले इसको क्या बोलते हैं? सियांग या दिबांग बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे वाले। बराक नदी बहुत महत्वपूर्ण है। उद्गम इसका नागालैंड मणिपुर सीमा से होता है, नागालैंड मणिपुर सीमा से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये नदी आ रही है। इसका मुहाना मेघना नदी जो कि बांग्लादेश में है, तो ये मेघना में गिरती जाके, कहाँ में निकलती जाके? मेघना में, मतलब यहाँ से जाके मेघना में निकल जाती, मिलती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी ही मेघना नदी है, तो याद रखिए मेघना नदी की सहायक नदी है। प्रवाह इसका मणिपुर, असम, बांग्लादेश में सुरमा में होता है। तो मणिपुर, असम दो जगह होता है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड की सीमा से प्रभावित होती है, लेकिन इसका विस्तार फ्लो कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है, असम में होता है और बांग्लादेश में। इस नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 16 टिपाई मुख बांध भी है, इसमें याद रखिएगा। और मानसिन राम चेरापूंजी क्षेत्र भी अवस्थित है। मेघालय, शिलोंग, मेघालय के सबसे जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में। मानसिन राम चेरापूंजी वो याद रखिए यहीं पर है, इसी नदी के क्षेत्र में पड़ते हैं, इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है ना। इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 16 भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 16, नेशनल वाटरवे भी है 16, मतलब 16 वाटरवे भी इसी नदी में पड़ता है। नेशनल वाटर 16 इसी नदी पर है, ठीक है ना, ठीक है। टिपाई मुख बांध डैम भी है, टिपाई मुख डैम भी है, और मानसिन राम चेरापूंजी भी यहीं पे लोकेटेड है, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ से हो गया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे धनसरी नदी, ठीक है ना, बराक नदी यहाँ से निकलती, धनसरी से होते हुए ये नागालैंड के क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र कराती है, यहाँ पे कराएगा, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं और जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी अत्यधिक प्राचीन नदी है जो आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। मतलब आधार तल का क्या मतलब होता है बच्चे? कि आधार तल मतलब जितना इसको नीचे जाना था, मतलब जितनी गहराई होनी थी, आधार तल, एक आधार इसको मिल चुका है। नदी पहले यहाँ से प्रभावित, धीरे धीरे नदी नीचे जो बहती हुई अपने जो तल को चौड़ा करते हुए, गहरा करते हुए जा रही है। लेकिन जब एक तल मिल जाता है, इसको बहुत कठोर तल मिल जाता है, उसे बोलते हैं आधार तल प्राप्त कर चुकी है, ठीक है ना। मतलब ये एनसीवी क्या होता है? बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी है, इसके लिए अब नीचे नहीं जाएगी, बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी है आधार तल को। ढाल की बात करते हैं। विंध्याचल के उत्तर से दक्षिण की ओर चंबल सोन, ठीक है ना। इसका जो ढाल है विंध्याचल के उत्तर में, दक्षिण से उत्तर की ओर, और चंबल सोन की ओर है इसका। भ्रंश घाटी, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए? अच्छा बच्चे, मैं जो है इसमें हम लोग को इसके बाद दूसरा कुछ बता रहे थे, लेकिन ये जो है कहाँ पे निकल आया? हाँ, दूसरा कुछ हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरा जो है, हाँ, हम लोग इसमें आ गए हैं। किसमें आ गए बच्चे? अच्छा जब बच्चे, एक मिनट, ये थोड़ा सा हम लोग जो है गलत पीपीटी में आ गए हैं। यही जिससे हमारा पीपीटी खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ से जो है ये विशेषताएं हो जाती है, किसकी विशेषताएं हो जाती है बच्चे? एक मिनट,
ये हम लोग जो बता रहे थे आपको, हाँ ये मैं बता रहा था बच्चे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये विशेषता इसकी हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा कल क्लास में करेंगे। कल हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, सारा कुछ जानेंगे प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी खत्म करने के बाद कल पूरी प्रायद्वीपीय नदी खत्म हो जाएगी, मतलब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को कल हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारा कुछ जान लिए हैं। तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, ठीक बच्चे, शेयर करिएगा। आप बच्चों शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि हम लोग नया कंटेंट लेके आए हैं, नई चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, टेलीग्राम में चैनल, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, विनाल अकेडमी भी एक टेलीग्राम चैनल है, विनाल अकेडमी। इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम में भी हमको अच्छा कंटेंट डालते हैं, आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, विनाल अकेडमी 89, ठीक है ना। विनाल अकेडमी 89, यहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, एक दूसरा पेज भी हमारा इंस्टाग्राम में है, सॉरी टेलीग्राम में है, वो हमारा जो है किस नाम से आ जाता है, वो उसको हम लोग जो है उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में सारा कंटेंट शेयर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।